Yes, good evening, guys. Good evening, मैम. So revision done. जो जो कल कराया. Yes, ma'am. Okay. What about you, Mansi and Shruti? Yes, ma'am. Okay. So we will be spending 2 to 3 days on this theoretical portion. उसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे रिवीजन पर्पस में किट से और पास्ट पेपर से. So now the next chapter area is financial instrument. Again, ये स्टैंडर्ड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ये वो ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी ट्रिकी लगता है. अगर बहुत ज्यादा ट्रिकी लगता है इस स्टेज पे, मैं नहीं, देखो बहुत बार ऐसे होता है कि मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये तो जरूर करना है. बट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन पे मैं कहती हूँ कि हाँ हमें लग रहा है कि दैट इज कि इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, बट ये उतना मेरा इनपुट नहीं आ रहा है. तो ये उन चैप्टर्स में से है जिसमें आप फिर उस वाले केस में इसका सिर्फ समराइजेशन ही पढ़ लो, ज्यादा मत करो. नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9. सो देखो मेरे पास क्या है, लाइक पहले तो मुझे ये बताओ कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होते हैं, किस किस को पता है. Ma'am, any asset which is cash, a contractual right to receive cash, and exchange of financial instrument with another entity is an financial asset, and ओके. liability is a contractual obligation to deliver cash and exchange financial instrument. ओके. नाउ लेट मी थोड़ा सा इसको अच्छे से बताने के लिए, आपने बिल्कुल ठीक बताया. रीजन मैं क्यों बोल रही हूँ, आपने क्या किया, डेफिनेशन जो थी रट के वही मुझे बता दी, राइट. पर अगर इसका मीनिंग मैं आपसे पूछना चाहूँ तो इसका मीनिंग क्या आप मुझे ऐसे समझा सकते हैं. अ, बिल्कुल सही बताया आपने, कुछ भी गलत नहीं बताया, बट क्या आप इसका मेरे को प्रॉपर मीनिंग बता सकते हैं. यस, श्रुति. यस मैम, जैसे कि कोई भी कंपनी में एक्सचेंज असेट्स एंड लाइबिलिटीज हुई है तो एक कैश फॉर्म में होंगी, और एक कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल असेट हुई और एक कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हुई। ओके. ओके. सो ठीक है, बेसिकली लाइक फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी कुछ नहीं है, एसेट या लायबिलिटी ही है, बट अगेन एक से क्या आ रहा है, लाइक कि मेरे से पॉकेट से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, दैट इज मेरा एसेट और लायबिलिटी. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. या सो बेसिकली एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज कुछ नहीं होते हैं, बट ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई एक ऐसा एसेट, मतलब एक पर्सन का एसेट होगा, दूसरे पर्सन का लायबिलिटी होगा. जैसे कि सपोज करो कि मैं किसी कंपनी के जो है शेयर्स की बात करती हूँ, तो किसी और कंपनी के शेयर्स, जैसे कि XYZ लिमिटेड की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ, वो मेरे लिए एसेट्स हैं. बट उसको उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, वो उनके लिए लायबिलिटी, डिविडेंड पेमेंट देनी है, वो उनके लिए लायबिलिटीज जो है हो जाएंगी. सो ये इनके बीच में ऐसे सिस्टम चलता है. बट डेफिनेशन वाइज आपने ठीक बोला, बट लाइक सम हाउ कि कई बार अगर आपसे कोई पूछ ले उसका रियल मीनिंग, तो वो आपको पता होना चाहिए. सो देखो हमने बोला था कि एसेट्स और लायबिलिटी के मोस्ट ऑफ द हमारे कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है हमारी कॉस्ट पे करते हैं, एंड बाद में सब्सिक्वेंट में हम फिर मॉडल्स करते हैं. बट उसकी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हमने कल कर ली थी, जो कि हमारा फॉरेन लाइक क्या गया वो, बायोलॉजिकल एसिड्स का एरिया था. अब दूसरा एरिया हमारा का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एरिया, जिसमें कि हमारे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं. इनको हम क्या करते हैं, हमारा इस वे पे दिखाते हैं. सो इस परचेज शेयर, लाइक जैसे कि जैसे एक कंपनी है, ए कंपनी, इसको एग्जांपल से ही समझना, इसने कंपनी बी के शेयर जो है परचेज किए, एंड कंपनी बी ने इसको शेयर इश्यू किए, है ना.
तो अब इसके लिए एसेट्स है, इसने शेयर इशू किए हैं, इसके लिए इक्विटी ही है, बट इसने अपनी इक्विटी जो है दे दी, बट ये इसके ऊपर जो वो डिविडेंड देगी वो इसके लिए लायबिलिटी बन के आ जाएगा। ऐसे इसने परचेज किया डेट, इसने डेट इशू किया, ये इसको जो है डेट इशू किया, तो अगेन इससे अब इसने डेट लिया तो इसके लिए वो एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो लेना है डेट वापस, उसको कभी ना कभी मिलेगा। सो यस, दीज आर द सर्टेन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। अब फाइनेंशियल एसेट्स का जो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन और इनिशियल मेजरमेंट है कि मैं उसको कैसे दिखाऊंगी, इनके लिए हमारे पास अलग ट्रीटमेंट होता है। इनिशियली रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब कि उसको रिगार्डिंगली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो खर्चे भी मैं बीच में ऐड करूंगी। एंड अनलेस क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, अगर बाय चांस क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल से होगी, तो उस वाले केस में फिर पी एंड एल से उसकी वैल्यूएशन होगी, तो मैं क्या करूंगी, पी एंड एल में ही उसका खर्चा जो है लेके जाऊंगी, उसको कैपिटलाइज या फिर एसेट जो है नहीं दिखाऊंगी। अब इनिशियल तो होगी फर्स्ट टाइम केस की। सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि बाद में मैं उसको कैसे दिखाने वाली हूँ। अब बाद के लिए मुझे ये देखना है कि वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो मेरा डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर तो वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे पास ना एक डिफॉल्ट, मतलब कि ये है, ये बाय डिफॉल्ट हमने ऐसे ही करना है। ट्रीटमेंट क्या है, पी एंड एल में से दिखाना है। तो आप अपने माइंड में एक छोटा सा क्रक्स कर लेना अगर आप इस स्टैंडर्ड में कंफ्यूज होते हो, कि फाइनेंशियल एसेट इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन किस पे होगा, फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग जो भी ट्रांजेक्शन के खर्चे होने वाले हैं वो कंसीडर करके। हाँ, बाई चांस क्वेश्चन बोल दे पी एंड एल में करना है तो वो पी एंड एल में कर देंगे। सब्सिक्वेंट के लिए फिर मैं देखूंगी कि मेरा वो इक्विटी है या डेट है। इक्विटी के लिए मेरे पास क्या है, पी एंड एल में ही होगा, डिफॉल्ट कैटेगरी है। एंड यस, जो ट्रांजेक्शन का खर्चा है, ट्रांजेक्शन मतलब कि उसके रिगार्डिंगली जो ऑपरेशनल खर्चे वगैरह जो होते हैं, वो इमीडिएटली जैसे ही हुआ खर्चे हैं पी एंड एल, वैसे भी पी एंड एल ही है, तो उसको इमीडिएट बेस पे पी एंड एल में एज एन एक्सपेंस दिखा देंगे। अब रीमेजरमेंट मतलब कि जैसे हम रिवैल्यूएशन वर्ड यूज करते हैं ना, रीमेजर मतलब दोबारा से उसकी वैल्यूएशन देखना। तो रीमेजर टू फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट विद गेन और लॉस फ्रॉम पी एंड एल। अगर मैंने पहले पी एंड एल में दिखाया तो गेन एंड लॉस भी तो पी एंड एल में से दिखाऊंगी, मतलब कि उसका रीमेजर करके दोबारा से वैल्यू देखो, वैल्यू बढ़ी या वैल्यू कम हुई, जितनी भी बढ़ी या कम हुई वो मैं पी एंड एल में से डाल दूंगी। अब दूसरा मेजर क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अगर बाय चांस हमारा मोटिव है कि इस एसेट को मैं होल्ड करना चाहती हूँ, मतलब रखना चाहते हैं, सो इफ देयर एनी चांस जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज टू होल्ड द एसेट, द ऑप्शन टू होल्ड द फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इज अवेलेबल। तब फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ओसीआई में से डाल दूं, जो कि क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपने पी एंड एल के नीचे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखा होगा, उसमें एक तो आपने रीवैल्यूएशन का एरिया देखा था, दूसरा एरिया एक ये आता है, सो रीमेजरमेंट एट अ फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट। और इसका जो गेन और लॉस होगा वो ओसीआई में जाएगा। देखने को इस स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं है, देखने को बहुत कुछ है। अगर पी एंड एल में से जाना है तो गेन लॉस पी एंड एल में दिखाओ, भी पी एंड एल में। अगर ओसीआई वाला ट्रीटमेंट है तो ओसीआई में से दिखाओ, और गेन लॉस है वो ओसीआई में से जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये किसका था, इक्विटी का। इक्विटी का डिफॉल्ट हमारा पहले पी एंड एल। अब दूसरा होता है मेरा डेट वाला, कि अगर मैं, मेरा डेट इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके लिए मेरे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। वैसे ये एसबीआर तक आते आते डिटेल हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास पहला एरिया क्या है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। सो अब जो मेरा फाइनेंशियल एसेट है उसको मैंने कैसे दिखाना है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाना है। अगर ये दो टेस्ट पूरे कर दे तो, अब वो दो टेस्ट क्या है, एक है मेरा बिजनेस मॉडल टेस्ट, दूसरा क्या है मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट मतलब कि हमारा मोटिव है कि इस एसेट को मैं मेच्योरिटी डेट यानी कि एंड डेट तक अपने पास रख के रखूंगा। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या कहता है कि यस, कि मैं इसको, इससे जो रिसिप्ट आने वाली है उनके रिगार्डिंग, ठीक, उसके रिगार्डिंगली रिसिप्ट जो है मैं रखूंगी एसिड को रखने के बाद। तो इससे मेरा क्या है कि एसिड को मेच्योर होने तक रखना है, इसके एसिड की रिसिप्ट को मतलब होल्ड करूंगी, तो उससे आने वाले एक्स्ट्रा जो है रिसिप्ट आएगा, जैसे कि उसका इंटरेस्ट आता है, तो वो मैं अपने पास रखूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का ट्रीटमेंट, अगला ट्रीटमेंट इसका। तो अब ये क्या कहता है, द इन्वेस्टमेंट इन डेट कैन बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द business model test to instead collection of cash receipt and sell the financial asset। मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, डेट का पहला मेथड अमोर्टाइजेशन, दूसरा मेथड की मैं उसको क्या दिखा दूं, ओसीआई में से दिखा दूं।
कब करूंगी? अगर मेरे बिजनेस मॉडल टेस्ट का, जो मेरा ये वाला टेस्ट है, इसका मोटिव जो है चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा कि ये कि इससे मैंने कैश रिसीप्ट लेके जो है लाइक कैश रिसीप्ट को लेने के बजाय मैं मतलब क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी। तो ये मेरा क्या होगा, दूसरा मतलब मेरा मोटिव चेंज हो गया। तो मेरा क्या होगा, बिजनेस मॉडल टेस्ट फेल हो गया। बिजनेस मॉडल टेस्ट फेल हो गया तो मैं इसको ओसीआई में दिखा दूंगी। अब अगर इस एसेट को मुझे करना है डी रिकॉग्नाइज, मतलब कि हटाना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, सो द फाइनेंशियल एसेट्स आर डी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गेन या फिर लॉस जो डिस्पोजल में है पीएनएल में से जाएगा। जब भी डी रिकॉग्नाइज करना है, एसेट भी कराते हैं तो गेन और लॉस मतलब है जो भी होता है वो पीएनएल में से जाता है, यहाँ पर भी। अब अगर बाय चांस, और ये ना मेरे नॉर्मल एसेट्स में भी होता था कि अगर मेरे एसेट के अगेंस्ट कोई ओसीआई में बैलेंस पड़ा है और वो एसेट जो है कल को खत्म हो रहा है, ठीक है, सेल हो रहा है बेसिकली, तो मैं उसका गेन और लॉस ओसीआई बैलेंस को खत्म कर देती हूँ एंड फिर मैं अपना लाइक जो है बैलेंस खत्म होने के बाद पीएनएल में एक्चुअल बेस पे दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल एसेट है इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे जब वो बेच दिया, एंड उसका गेन और लॉस जो होगा वो पीएनएल में से चला जाएगा, और गेन और लॉस जो प्रीवियसली मेरा ओसीआई में गया हुआ था वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा विद द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सेम वही ट्रीटमेंट है जो वहां पर हम रिवैल्यूएशन में फॉलो करते थे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको शायद ये बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट थोड़ा सा तंग करेगा। अगर बिजनेस मॉडल का जो मोटिव है वो चेंज हो जाएगा तो वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ जाएगा। बस ये ही हमें इसमें ध्यान रखना है। फाइन। नाउ अभी इसी स्टैंडर्ड में मेरा क्या गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ओके है, पीछे कुछ पूछना हो तो। ओके देन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज का इनिशियल मेजरमेंट क्या होएगा, फेयर वैल्यू जितने की वो है लेस एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब कि जितना एक्चुअली नेट प्रोसीड उस लाइबिलिटी के रिगार्डिंग लिए जितना जितना मेरे पास आया उतना ही मैं रीपे करूंगी ना। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो उसको लाइक जैसे शेयर्स वगैरह में करने में हमारी ट्रांजेक्शन के खर्चे आते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन का खर्चा है मैं उसको थोड़ा ना कंसीडर करूंगी। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल तो वही है, ये जो पहले वहां पर था वही सेम है, एसेट के केस में जो ही था वही लायबिलिटी के केस में भी है। एक का एसेट है दूसरे की लायबिलिटी है, तो एक पर्सन जितने में दिखा रहा है दूसरे वाला पर्सन भी उतने पे दिखा रहा है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब कि बाद की मेजरमेंट वो मैं कैसे दिखाऊं? मेरे पास ऑप्शन है अमोर्टाइजेशन का और पी एंड एल का, दो मोशन दो मेथड्स है मेरे पास। तो डी रेकोगनाइज करने के सेम वही है, मेथड सेम है जो वहां पर था, सेम वही है, एक का एसेट है दूसरे की लायबिलिटी है। अब इसको डीरेकोगनाइज क्या करना है, जब मैंने ऑब्वियसली मैंने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, किसी को रीपे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म तो मैं दिखाऊंगी थोड़ी ना, बस बात खत्म, उसको नहीं दिखाना अब उसके बाद हमने। हाँ जी, कुछ पूछना हो? नो मैम। अगेन जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें हमने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना होता है। सो अब इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स often रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो may रिजल्ट इन substantial losses और gain such as stakeholder need to be informed to the existence। तो देखो अब बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, हेजिंग वगैरह भी हम करते हैं, तो मुझे एक बार तो उनको दिखाना ही पड़ता है, तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन एक बार तो होगी। हाँ बाद में देखो कहते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास लॉसेस हो जाते हैं, तो लॉसेस हैं तो हैं तो हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ उस वाले केस में देखो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए ना कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है, तो उस करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसको प्रॉपरली दिखा के चलते हैं। अब क्या दिखाएंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 7 इज अलाउ टू यूजर्स ऑफ अकाउंट टू इवेलुएट। अब हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो दे रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, द सिग्निफिकेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। तो ये देखना कि इसकी जो मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारे यूजर्स के लिए, उसके एंड पे मैं उसकी सिग्निफिकेंस उसकी इंपॉर्टेंस देख के चलो। नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो मेरे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनसे किस किस तरह के रिस्क अराइज हो रहे हैं, मुझे वो देखना है। मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेचर एक्सटेंड एंड फाइनेंशियल रिस्क, कि कैसे कैसे रिस्क जो है मुझे वो देखने हैं।
सो दैट इज व्हाट आई नीड टू कंसीडर, या फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना है। वैसे आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देने के लिए नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका होती हैं चीजें, मतलब कि मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने पे दिखा रहा हूँ, उसमें रिस्क क्या है, ये बेसिक सी बातें जो कि ऑलमोस्ट हर एक स्टैंडर्ड में कॉमन होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद फाइनेंशियल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिफाइंड एज, एक तो मेरा क्रेडिट रिस्क आता है, एक लिक्विडिटी रिस्क आता है। वैसे ये क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क और एरियाज में भी आता है। कोई मुझे बता सकता है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क के? I'm part of interpretation. नहीं, इंटरप्रिटेशन का तो पार्ट है, बट हाँ रिस्क कौन कौन से होते हैं, मतलब ये तो मुझे बताओ ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क? The risk of losing, like, the ability to get credit or to get a debt. बेसिकली क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जो मेरे ये हैं डेटर्स हैं, है ना, वो मेरे जो है पैसे नहीं दे अगर, दैट इज रिलेटेड टू मेरा क्रेडिट रिस्क। ये नेम डिफरेंट है ना, बट कंफ्यूजिंग भी है, ये हमारे एसबीएल एरिया में भी आता है। अच्छा, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? Ma'am, like entities position to pay the amount which they have taken, like borrowed. लिक्विडिटी मीन्स कि हमारा बिजनेस कितना लिक्विड है, उसको रिगार्डिंगली रिस्क। जैसे कि मेरे कई करंट लाइबिलिटीज हैं, वो अगर अराइज हो गई तो मैं तभी हमारी लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं। आपने देखा होगा लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ऐसी रेशियोज आती हैं, है ना। तो वो रेशियोज के बेस Yes, पे ma'am. क्या होता है, करंट रेशियो में निकालती हूँ। उसका मतलब क्या होता है कि मेरी करंट लाइबिलिटीज जैसे ड्यू हो, उस टाइम पे मेरे पास इनफ फंड्स हो, होता है। Yes, दैट ma'am. मीन्स कि मेरे पास इतने फंड्स ना हो कि मैं अपनी लाइबिलिटी को रीपे कर पाऊँ। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरिया इज मेरे पास लीजेस का। लीजेस क्या होती हैं? लीज क्या होता है? लीज बहुत कॉमन वर्ड है, बिजनेस में यूज किया जाता है। Contract over or asset. राइट, और उसमें क्या करते हैं? We take a property or a site on rent or on contract basis. लेना या देना बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास लीजेस क्या है कि यस, कि हमारे पास पहले ये कोई और स्टैंडर्ड होता था, हमारे टाइम पे आपके टाइम पे स्टैंडर्ड का नंबर चेंज हो गया है। सो अब ये इसमें क्या है कि लाइक इन अडॉप्टिंग द न्यू स्टैंडर्ड ऑल द लीज विल नाउ बी ब्रॉट इनटू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो अब इस नए स्टैंडर्ड के बाद अब क्या आ चुका है कि मेरी सारी लीजेस जो है, हम सभी ट्रांजेक्शन का अपने फाइनेंशियल पोजीशन में करेंगे। अदरवाइज ना हमारे टाइम पे ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज अलग अलग करते थे, फिर उसके बेस पे देखते थे कुछ पी एंड एल में जाने वाली, कुछ कैपिटलाइज करने वाला, ऐसे वाला ट्रीटमेंट होता था। अब आपके टाइम पे सिंप्लीफाइड है चीजें। अब कौन कौन सी सिचुएशन है? लीज विद लेस, विद अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस कंटेनिंग नो परचेज ऑप्शन, दिस इलेक्शन इज मेड बाय द क्लास अंडरलाइंग एसेट। एंड लीज विद अंडरलाइंग एसेट हैविंग अ लो वैल्यू एसेट। ये आपको याद होगा, लो वैल्यू एसेट और जो क्या कहते हैं 12 महीने से कम वाला होता है, उसके लिए मैं सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट करती थी, याद है। जैसे कि 5,000 से कम वाला एसेट व्हेन न्यू, तो Yes, मेरे लो ma'am. वैल्यू एसिड होते थे। तो उस वाले केस में मैं क्या, $5,000 बेसिकली। तो उसे अगर उससे कम वाले वैल्यू वाले एसिड है, दैट मीन्स कि वो लो वैल्यू के एसिड है, उनके लिए मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट करती थी पी एंड एल के लिए। अदरवाइज मैं क्या करती थी, अपने एसिड के लिए लीज का प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करती थी। हाँ जी, Yes, याद ma'am. है बाकी सब? Yes, ma'am. तो लीजेस में वैसे इसको छोड़ के बाकी सारे मेरे जो भी लीज बेस एसिड होते हैं, मैं उसको कैपिटलाइज जो है करती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास लीज अकाउंटिंग है क्या? आप देखो, ये देख लेते हैं कि लीज अकाउंटिंग में है क्या, उसको छोड़ के तो कर लिया। देखो, एक का एसेट है, दूसरी की लाइबिलिटी होगी, है ना। तो देखो, एट द स्टार्ट ऑफ द लीज, लीज इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट एंड लीज लाइबिलिटी। तो जब भी ये लीज टर्म स्टार्ट होती है, तो मैं इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन क्या करती हूँ, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। मेरे पास ये हक है कि आपके एसेट को मैं यूज कर सकती हूँ, और दूसरी तरफ एक पर्सन क्या करता है, लीज लाइबिलिटी दिखाता है।
अब राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में क्या कवर आएगा और लीज लाइबिलिटी में क्या कवर होगा, हमें ये देखना है. So yes, right of use of asset measure the amount of lease liability plus any initial direct cost incurred by the lessee. अच्छा, लेसर कौन होता है और लेसी कौन होता है? कोई मुझे ये भी बता दे, आपने किया है सबने. Lessor is the owner of the asset and lessee is the जो यूज करता है वो asset owner का. दैट इज द लेसी. ठीक है. अब देखो जो मेरा एसेट है इसमें अपनी बुक्स में कौन राइट ऑफ यूज दिखा रहा है? This lessee will show the right of यस. use. यस, तो लेसी क्या कर रहा है कि उसने क्या दिखाना है कि मेरा जितनी भी उसने अमाउंट पे की है उसके लिए, है ना, अमाउंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी प्लस एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड बाय द लीज. अब हो सकता है कि उसने अभी लाइक कुछ पे कर दिया, कुछ ऐसा होता है कि हम फ्यूचर में पे करते हैं, लीज अकाउंटिंग में ये भी था. तो अब मैं क्या क्या दिखाऊंगी, एक तो लीज लाइबिलिटी जो कि मैंने बाद में पे करनी है, एक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो कि उसके लिए अभी तक वो खर्चे मैं इंकर कर चुकी हूँ, एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग मतलब कि जब ये प्रॉपर्टी में खाली करूंगी, जैसे सपोज करो कि मेरी एक बिल्डिंग है, आपने वो बिल्डिंग जो है लीज पे ली है, एंड आपने आपने लीज पे लिया मुझसे, एंड आपने मुझे कहा है लाइक मैंने आपको बोला है कि जब आप वो प्रॉपर्टी जो है खाली करोगे, लाइक यू विल वेकेट दैट प्रॉपर्टी, इन दैट केस आपको उस प्रॉपर्टी को वैसे ही बनाना है जब ये आपके पास आने से पहले थी. सो वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, आपको पता है वो खर्चा आपको करना ही करना है, आज वो करोगे. पेमेंट्स लेस इंसेंटिव बिफोर द कमेंसमेंट डेट, या फिर देखो आपको मैंने कुछ एडवांस दे दिया, जैसे सपोज करो एक एडवांस पेमेंट होती है, एक वो उसमें रजिस्ट्री होती है, जैसे प्रॉपर्टीज हम खरीदते हैं, तो वो भी तो वो उसकी कॉस्ट के अंदर ही है ना, चाहे आप पहले पे कर चुके हो, बट वो कॉस्ट में तो आती है ना, आप एक बार तो इंकर कर लिया, तो वो सारे खर्चे जो है आपकी एसेट में आएंगे कवर, कि वो एसेट अगर कोई आपसे पूछेगा कि वो कितने का पड़ा, तो आप टोटल दिखाओगे ना कि मुझे कितने का पड़ा. अब दूसरी तरफ क्या आते हैं मेरे पास, लीज लायबिलिटी. लायबिलिटी क्या होती है, जो अभी आपने फ्यूचर में पे करनी है, दैट इज मेरा लीज लायबिलिटी. तो लीज लायबिलिटी में क्या है, मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट पेबल ओवर द लीज टर्म, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ इम्प्लिसिट रेट ऑफ लीज, और बाई चांस अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं है, बोरिंग रेट है, जो भी रेट गिवन है आप उस रेट पे कर लोगे. तो बेसिकली अब लीज लायबिलिटी क्या है, अगर इसको मैं इजी वर्डिंग में आपको बताऊं ना, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में आपने क्या बोला हुआ है कि आप जो पहले पेमेंट कर चुके हो, ठीक, यहाँ पर वो पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं, जो आपने फ्यूचर में करना होता है वो क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है. यानी कि फिक्स पेमेंट लेस एनी इंसेंटिव, अगर आपको बाई चांस कोई डिस्काउंट मिलने वाला है तो, अदरवाइज फिक्स पेमेंट जो आपने करनी है. वेरिएबल पेमेंट अगर आपको पता है, और वे वेरिएबल पेमेंट कब होगी, जो आपको पता है कि वेरी करती है बट आपको पता है कि वो पे करनी पड़ेगी, श्योर है ये. एक्सपेक्टेड रेजिडियल वैल्यू गारंटी. अब एक्सपेक्टेड रेजिडियल वैल्यू गारंटी में क्या आता है, मैंने आपको अपना एक एसेट दिया जिसकी वर्थ थी 10 लाख, आपको वो मुझे 3 साल बाद वापस करना है, एंड मैंने आपको बोला कि जब आप 3 साल बाद मुझे वापस करोगे ना, इस हालत में करना, इतनी बुरी हालत मत कर देना, दैट एटलीस्ट वेन एवर यू आर सेंडिंग दैट एसेट बैक टू मी, कि उसकी वर्थ कितनी हो, 5 लाख जितनी तो हो. अब आप मेरे पास आए, आपने जब वो एसेट मुझे वापस किया, वो एसेट की वर्थ थी 3.5 लाख, तो रेजिडुअल वैल्यू गारंटी थी ये 5 लाख की वर्थ होगी, तो आप क्या करोगे, ये जो 1.5 लाख है ना, ये भी आप मुझे दोगे, ये वर्थ तो इसकी इतनी रह गई, तो ये एक्स्ट्रा जो है 1.5 लाख, 3.5 लाख प्लस 1.5 लाख, जैसे कि ये पूरा का पूरा 5 लाख है, दैट इज इसकी गारंटी वैल्यू, आप मुझे वो देंगे. पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन इफ रीजनेबली सर्टेन, मैंने आपको बोला कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और इससे कम में अगर आपने इसको खत्म किया ना, देन इन दैट केस यू विल हैव टू पे सर्टेन मनी, एंड अब पेनल्टी है, हाँ. और ये हमें लगता है और मुझे पता है कि लाइक आपको पता है, आप अगर मतलब आपने लिया प्रॉपर्टी, और आपको पता है कि यस कि आप ये 3 साल क्या आप 2 साल भी नहीं चला पाओगे, आपको पता है, देन इन दैट केस आपको पता है कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो भी हम इंकर करेंगे. एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन इफ रीजनेबली सर्टेन, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया था कि अभी 3 साल की प्रॉपर्टी है, अगर आपको लगता है कि यस की लाइक कि आपका काम अच्छे से चल रहा है या इन फ्यूचर में आप ये प्रॉपर्टी को ले सकते हो, देन आप इसको जो है एक्सरसाइज कर लो, मतलब कि आप ये ऑप्शन ले लेना कि आप खरीद लेना या फिर आगे इसका टाइम एक्सटेंड कर लेना, जो भी है. एंड यहाँ आपको भी पता है कि यस ये आप ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे, तो आपको पता है कि इन फ्यूचर आपको वो प्राइस पे करना है, देन इन दैट केस यू विल बी एडिंग दैट इन योर लीज लाइबिलिटी.
Not if the rate implicit in the lease cannot be determined, the lessee should use their incremental borrowing rate. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कोई रेट नहीं पता मतलब जो सा भी रेट गिवन है आप वो वाला रेट जो है लीज लायबिलिटी में ले लोगे। ये तो हो गई थी इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन। इनिशियल मतलब कि पहले मैं इसको कितने पे दिखाऊंगी। अब सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में। तो बाद में मैंने इसको कैसे दिखाना है, फर्स्ट इज मेरा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, एक मतलब एक का एसेट है दूसरी की लायबिलिटी है। तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे कि हम एसेट्स में करते हैं, जितने की कॉस्ट है लेस उसमें से वो डेप्रिसिएशन माइनस करके, यहाँ पर भी मैं यही करूंगी। एंड नोट, depreciation is based on the earlier of useful life and the lease term unless ownership transferred in which cause the useful life। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है ये किस बेस पे होगा, उसकी लाइफ और लीज टर्म के बेस पे होगा। और लीज लायबिलिटी कैसे होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक, इसके लिए मैं अमोर्टाइजेशन कॉस्ट वाला मेथड जो है फॉलो करूंगी। फाइन, हाँ जी। Yes, ma'am. अब चलते हैं आगे। अच्छा, अब एक ना मेरे पास सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन होती है। सो सेल एंड लीज बैक क्या होता है, कोई मुझे वैसे बताएगा, आप लोगों ने किया हुआ है सेल एंड लीज बैक, तो होता क्या है वो। सेल एंड लीज बैक, यस, हु इज गोना टू टेल मी। Ma'am, In when we this, return that asset to the lessor. ओके, सो देखो सेल एंड लीज बैक क्या है। अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन अकर व्हेन वन एंटिटी, जो कि हमारा सेलर है, ठीक है, ट्रांसफर एन एसेट टू अनदर एंटिटी, जो कि मेरा बायर है। अब वो क्या कर रहा है, हु देन लीजेस द एसेट बैक टू द ओरिजिनल सेलर। मतलब कि एसेट मेरा है, मैंने बेच दिया। क्यों बेचा, क्योंकि मेरे पास आज की डेट में पैसे नहीं थे, बट वो एसेट भी मुझे चाहिए, आपने ले लिया। अब उस वाले केस में मैं सेलर, मैंने आपको एसेट दे दिया, यू आर बायर। बट अगेन ऑन द अदर हैंड मैं क्या कर रही हूँ, आप ही से वही वाला एसेट जो है लीज पे ले रही हूँ, दैट इज द केस ऑफ सेल एंड लीज बैक। अब देखो इसके लिए अब एक बात हमारी देखनी जरूरी है कि क्या ये सच में सेल है हुई थी या नहीं थी हुई थी। अगेन ये बातें हम रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी देखते हैं, तो उसके बेस पे मैं इसका ट्रीटमेंट देखूंगी। द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर द ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट एंड द लीज अप्लाइड टू IFRS 16। However, the consideration is first given whether the initial sale transfer asset is performance obligation under IFRS 15. If the transfer of asset is not the sale, then the following rules apply. अगर by chance वो जो ट्रांसफर है उससे अगर सेल नहीं है, हमने बोला कि सेल है, अगर उस ट्रांजैक्शन से सेल नहीं हो रही है, देन मुझे क्या देखना है कि कौन कौन से रूल्स हैं वो देखने हैं। अब देखो क्या है, जो मेरा सेलर है वही मेरा लेसी है, सेलर मैंने आपको बेचा एंड मैं ही लीज पे वापस ले रही हूँ, वही मेरा लेसी है। तो अब सेल तो हुई नहीं, क्राइटेरिया तो फॉलो हुआ नहीं सेल का, तो उस वाले केस में क्या होगा, वो उस एसेट की सेल नहीं दिखा सकता। तो सेलर जो लेसी है वो उसको वो एसेट दिखाना है अपनी बुक्स में, नॉर्मली वो नहीं दिखा सकता सेल हुआ है। एंड जो मेरा बायर है, अब वो उस एसेट को अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकता क्योंकि उसने तो परचेज किया ही नहीं। अब ये क्या करेगा, इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएगा जो उसको सेल करने से प्रोसीड्स मिली थी, मतलब जो सेल किया था दिखाया था कि सेल हुआ है, एक्चुअल में जो हुआ नहीं था उसको लायबिलिटी मानेगा। कौन सी लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी, एज इन मतलब कि लोन। वो हम क्यों दिखाएंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे सेल तो हुआ ही नहीं, थोड़े टाइम के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, पैसे नहीं थे, तो मैंने एक किस्म का अपना एसेट जो है आपके पास जो है एज अ गिरवी दे दिया। दैट मीन्स आपको मैं ये मानूंगी कि ये लोन हो गया, सो इसको हम लोन की तरह लेके चलेंगे। तो लोन लिया है तो लोन पे जो पैसे होते हैं हमारी लायबिलिटी होती है, कौन सी लायबिलिटी होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जिसने लोन दिया है,
तो वो अपनी बुक से तो एसेट को डीरेकोगनाइज करेगा नहीं, वो उसको कैसे दिखाएगा, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स। कौन सी प्रोसीड्स, जो सेल प्रोसीड्स के पैसे थे उसको अपना एसेट जो है वो दिखाएगा। फाइन। हाँ जी। Ma'am, may you please यस। repeat this part again? देखो, दिस इज मी, दिस इज मानसी, ठीक, ये है मेरा एसेट। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने क्या किया, आपको ये एसेट दे दिया, ठीक। अब फिर मैंने आपको कहा पर एसेट तो मुझे चाहिए। अब आपने मुझे क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। अब सेल तो एक्चुअल में हुई नहीं है ना। तो जब एक्चुअल में सेल नहीं हुई है क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, वो ना क्वेश्चन बोल देगा आपको कि इसकी ये IFRS 15 रेवेन्यू का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो सेल नहीं हुआ। तो अब जब ये सेल हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या अपनी बुक से ये एसेट को डीरेकोगनाइज करूंगी, नहीं करूंगी। मैं अपनी बुक्स में एसेट दिखाती रहूंगी और ये अपने एसेट को रेकोगनाइज करेगा, नो रेकोगनाइजेशन। ठीक, अब इसने जो ये पैसे दिए हैं, आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, फ्री में दे दिए, गिफ्ट कर दिया मुझे, नहीं। मैं ये मानूंगी कि जो आपकी तरफ से मेरे पास पैसे आए हैं वो पैसे क्या है, लोन है। एंड जैसे लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक कहता है ना कि आपको कुछ ना कुछ अपना एसेट जो एज ए सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो हम ये मान के हाँ. चले कि ये जो एसेट था वो एक सिक्योरिटी थी, जो कि आपको मैंने दिया, तब तक रख लो, जब तक पैसे वापस करेंगे तब तक आप मतलब अपने पास एसेट रखो, तो हम ये मान के चल लेंगे। सो इन दैट केस ये जो कैश कैश है जो आपने मुझे दिया, आपके लिए तो एसेट है क्योंकि कभी ना कभी आप वापस लोगे। एंड मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है कि मेरे को रीपे करना है। और ये क्या है, फाइनेंस, पैसे है ना, लोन है ना, तो वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। Yes, फाइन। ma'am. Got it, ma'am. नाउ इफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट इज सेल देन द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। और बाय चांस अगर वो सेल का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, यानी कि IFRS 15 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया, तो मुझे क्या करना है। सो इन दैट केस अगर मेरा IFRS 15 का क्राइटेरिया जो है फुलफिल हो जाता है, तो जो मेरा सेलर है, यानी कि जो मेरा लेसी है, यानी कि मैं जो हूं, मैं अपनी बुक से एसेट हटा दूंगी और आप क्या करोगे, अपनी बुक्स में एसेट दिखा दोगे। एंड यस, फिर अब सेल कैसे दिखाएंगे, जितने की सेल हुई है, यानी कि आज की डेट के प्राइस पे हुई होगी तो फिर वैल्यूएशन पे सेल दिखा देंगे। अगेन दूसरी तरफ मेरे को क्या करना है, हो सकता है कि कैश उसी टाइम नहीं दिया है ना। अब वो उस वाले केस में जो वो पैसे हैं मैंने आपको पे करने हैं, तो वो क्या होगी, लीज लायबिलिटी, है ना। जो मैंने को आपको पे करना है इंटरवल्स में, वो मेरी क्या होगी, लीज लायबिलिटी, दैट इज अ PV ऑफ लीज रेंटल। एंड ये क्या करेगा, जैसे लेसर अपनी बुक्स में ट्रीटमेंट देता रहता है वो करना है। आपके सिलेबस एरिया में वो एरिया भी है ही नहीं, वो SBR लेवल में आएगा। अब दूसरी तरफ ये क्या करेगा, अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, क्योंकि अब तो जो है लीज एसेट तो आ गया ना। लीज एसेट को एक तरफ, वो एसेट छोड़ दो जो गया, जो एसेट हम लीज पे ले रहे हैं वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे पहले ट्रीटमेंट चलता था वही ट्रीटमेंट करना है, एज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रीवियस कैरिंग वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। और जो ये गेन और लॉस है, ट्रांसफर टू द बायर, मतलब जब मैंने आपको गेन और लॉस हुआ था जो पहले नॉर्मल होता है सेल ट्रांजेक्शन में, वो गेन और लॉस भी हम अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे सेल ट्रांजैक्शन का। फाइन, Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। ओके, सो वन ऑफ द इजीएस्ट स्टैंडर्ड जो कि आता भी है, प्रोविजंस कॉन्टीजेंट एसेट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, प्रोविजंस के लिए ना मैंने एक कुछ कंडीशंस बताई थी, क्या थी, निमोनिक था एक छोटा सा। PPE. Yes, PPE. So present obligation as a result of past event and the estimation can be made. तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो मैं क्या करूंगी, प्रोविजन बनाऊंगी। अगर बाई चांस इन तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है तो मैं क्या करूंगी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनाऊंगी। प्रोविजंस को क्या करते हैं, मैं P&L में एक्सपेंस दिखाते हैं, है ना। एंड साथ साथ इसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हमारी डिस्क्लोजर नोट्स में आती है। ये इसका क्रक्स है बेसिकली, सबसे बड़ा। सो यस, प्रोविजन क्या है, एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स।
प्रोबेबल दैट ट्रांसफर या फिर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, एंड मैं इसका मेजरमेंट कर सकती हूँ कि कितनी मेरी पॉकेट से क्या जाने वाला है। तो ये जो मेजरमेंट होगा एस्टिमेशन बेस पे होगा। अगेन मैं क्या करूंगी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट बेस पे निकाल के चलूंगी, एंड मुझे क्या करना है, डिस्काउंटिंग करना है टू प्रेजेंट वैल्यू इफ मटेरियली डिफरेंट। मटेरियलिटी डिफरेंट कैसे होगा, डिस्काउंटिंग कब होगा, जब मुझे पता है कि कुछ सालों के बाद वाली बात है, देन उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि इसकी आपको डिस्काउंटिंग करनी है या नहीं करनी है। एंड डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन। आर इज रियल रेट, एन इज टाइम। अब स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट के बदले पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो गया, बट अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट मेरा पॉसिबल है ट्रांसफर और मैं उसका रिलायबली मेजर नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अगर आप वो पीपी की कंडीशन देखो ना, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो मेरा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का केस जो है अराइज हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे हैं, एक बार ट्राई किए हैं? ये स्टडी स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे ऐसे बैच होते हैं जिसमें हमने पूरा Yes, का पूरा ma'am. पीपीटी ही करना होता है। तो ये वही है, रेगुलर क्लासेस में हमने स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें दोबारा कवर नहीं करा रही। दैट विल टेक माई 10 more extra days, और हमारे पास एग्जाम, हमें पास पेपर क्वेश्चन करने हैं, तो वो उसके कारण मैं इसको अभी स्किप करा रही हूँ। बट आप लोग सब लोग वो कर चुके हो। अच्छा, अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट whether Unavoid whether अनअवॉइडेबल। बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती, बट मुझे पता है कि उसको करने में, पूरा करने में मेरा नुकसान ही होने वाला है, दैट इज मेरा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। यस। अब एक और बात मुझे क्या ध्यान में रखनी है कि जो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे लॉस ना हो जाए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में करूं, उसकी मैं प्रोविजंस नहीं बनाती। सो फॉर द एंटीसिपेटेड लॉसेस इफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन, अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फ्यूचर के उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं कोई प्रोविजन जो है नहीं बनाऊंगी। अगेन, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इज वेयर द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पता है करना भी है, बट अगर करूंगी तो मेरा नुकसान ही होने वाला है। अब मुझे प्रोविजन कैसे बनानी होती है, लोअर वैल्यू पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको चला के चलती हूँ तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को चलते चले या फिर आज की डेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उसके बेस पे जो है मैं प्रोविजनिंग जो है दिखाऊंगी। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्या होता है, ये हमने रीस्ट्रक्चरिंग क्लासेस में भी किया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, Ma'am, like where we make the changes in the current business, like either to shut it down or like change it to the another location, like that. यस, मैं अपने बिजनेस को स्ट्रक्चराइजेशन उसकी बेसिकली चेंज कर रही हूँ, दैट इज नोन एज मेरा रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। तो उसके लिए मैं प्रोविजन कर रही हूँ, और ये कब बना सकते हैं, इसके लिए कुछ मेरे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। If ma'am, like detailed formal plan, we have approved it, and if we have disclose the जिन लोगों को affect करने वाला है वो plan हम लोगों ने announce कर चुके हैं। फॉर्मली अनाउंस कर दिए, राइट। सो यस, बेसिकली अगर मैं अपने बिजनेस की कोई एरिया, कोई लाइन जो है बंद कर रही हूँ, तो या फिर मैं अपने कोई दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन में जा रही हूँ, रीलोकेशन कर रही हूँ, तब जो है मेरी स्ट्रक्चरिंग जो है करती हूँ। एंड यस, इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो जो लोग हैं उनको मैं बता चुकी हूँ कि यस, मैनेजमेंट ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया इस प्लान को। नाउ
Provision is recognized if there is a detailed formal plan and the plan has been announced, and the provision only includes the costs which are necessary to be incurred and not associated to the continuing activity. अगर by chance कि मेरा जैसे changes हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एरिया है जो कि होता ही रहेगा, है ना, तो उसके खर्चों के लिए मैं प्रोविजन नहीं बनानी, वो तो होते ही रहना है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ वो एरियाज जो कि रिस्ट्रक्चर बंद होने वाले हैं उनके लिए खर्चे जो है करती हूँ। अच्छा, अब एक पर्सन का लायबिलिटी है, दूसरे का एसेट है, तो एक पर्सन का कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, दूसरे वाले पर्सन का कॉन्टीजेंट एसेट। तो अगर रिमोट या फिर पॉसिबल है, एसेट के केस में ना हम कम 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 लेके चलते हैं, एक्सपेंस हम ज्यादा दिखाते हैं, ये हमने ज्यादा इन द सेंस कि मैं उसके लिए पहले इंतजाम करके रखती हूँ। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं ना, कि यस कि मेरी पॉकेट से कोई ऐसा एक्सपेंस ना आ जाए फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए। हम इंडियंस तो वैसे ही फेमस है ये सेविंग्स के लिए। तो अब देखो, रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको इग्नोर करके चलूं। अगर रिमोट है या पॉसिबल है एसिड्स का मतलब आना, तो मैं क्या करूंगी, इग्नोर करके चलूंगी। प्रोबेबल है तो मैं डिस्क्लोजर नोट देके चलूंगी, प्रोबेबल मतलब हाँ हाँ हमें लग रहा है। और अगेन, अगर मेरा वर्चुअल सर्टेन है, मतलब वर्चुअल सर्टेन मतलब कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि हाँ ये लाइक है, पक्का पक्का हो सकता है, तो उस वाले केस में मैं फिर सीधा एसिड ही दिखाऊंगी, कॉन्टीजेंट एसिड, क्योंकि एसिड्स के अगेंस्ट प्रोविजनिंग नहीं होती हमारी। अच्छा, एक इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, एक हमारा स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, वो क्या कहते हैं? यस, इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, IS 10, one of the good standards. मैम लाइक जनरली लाइक क्लोजिंग डेट हो जाता है, बट अप्रूवल जो होता है बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, वो अप्रूवल लाइक द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द क्लोजिंग डेट एंड दैट रिपोर्टिंग डेट, लाइक दैट इफेक्ट्स। क्लोजिंग रिपोर्टिंग डेट एक ही होती है बेसिकली। इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट क्या होते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट होती है, बेसिकली मेरी रिपोर्टिंग डेट, उसके बाद होने वाले इवेंट्स को मैं अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट देती हूँ। मतलब कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल से पहले पहले, ये मेरा ईयर एंड है जो कि मेरा रिपोर्टिंग डेट है, इसके बाद लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल होगी, तो इससे बाद होने वाले सारे इवेंट्स को मैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलती हूँ। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, दूसरे होते हैं मेरे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिसका इस दिन पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि मेरे ऊपर आपने कोई केस कर दिया, मत करना ठीक है, तो अगर कोई केस कर दिया तो अगेन उसके लाइक मुझे पता है कि आज आखिरी दिन है साल का और मेरे ऊपर केस हुआ पड़ा है, मैं जीत भी सकती हूँ हार भी सकती हूँ, तो वो ऐसी वाली कंडीशंस जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। मैंने आपसे लाइक मैं आपका डेटर हूँ, है ना, तो आपको अगर ये आपके वाले केस में मैं आपका डेटर हूँ, तो आपको पता है कल को बैड डेट्स भी हो सकता है, तो उनका मतलब उस दिन पे कंडीशन एग्जिस्ट है, कुछ भी हो सकता है, दे आर माई एडजस्टिंग इवेंट। तो अगर ये इवेंट बाद में अकर हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको लेके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर दूसरी तरफ मेरे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं तो मुझे क्या करना होता है, ये ऐसे इवेंट होते हैं जिनके बारे में मेरे पास रिपोर्टिंग डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो मैं इनमें एडजस्टमेंट नहीं करती, तो मैं इनमें क्या करती हूँ, डिस्क्लोजर्स करती हूँ। ठीक, कब करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो मुझे क्या करना है, अगर मुझे लगता है कि ये दे आर सो इम्पोर्टेंट कि मुझे इनका डिस्क्लोजर करना चाहिए, तो मैं डिस्क्लोजर करती हूँ। हाँ, अगले साल में तो इनका ट्रीटमेंट देंगे, ये तो इस साल की बात हो रही है, इस वाले साल की बात हो रही है। सो अब आ, इसमें भी क्या हो गया कि कुछ जैसे फायर हो गई, है ना, बाद में कोई रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट वगैरह हो गया, तो वो सारे हो गए मेरे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इनकम टैक्सेस IS 12। मेरे पास ना दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है मेरा डेफर्ड टैक्स। क्या डिफरेंस होता है मेरा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में? Current tax is the tax which is payable for the current period, and deferred tax is the tax which is um, already occurred, like we have to pay it for the previous year, but it's still not paid. ओके, तो एक यहाँ पर हमारे पास ना एक फॉर्मूला आता है, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस ऐसे करके कुछ, वो क्या है? वैसे आपने डेफर्ड टैक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन में ऊपर नीचे की है, बट चलो आप अभी बताओ क्या एरियाज कि हैं। जैसे हमारे कंपनी टैक्स है एंड
टैक्स डिपार्टमेंट है जी, उनके बीच का जो डिफरेंस होएगा जी, उसमें हम अगर एक्सेस हो जाता है जी, तो उसको हम डेफर टैक्स कहेंगे जी। बेसिकली चलो, करंट टैक्स तो क्या है कि ये इसकी जो मैंने देखो, मैं टैक्स पे भी कर सकती हूँ, रिकवरी भी हो जाती है। बहुत बार क्या होता है, सैलरी एम्प्लॉयज तो पहले पे करते हैं, बाद में रिफंड लेते हैं, है ना। तो मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट के रिगार्डिंगली जो हो गया वो। अब डेफर टैक्स क्या होता है कि मुझे ना फ्यूचर के टैक्स ट्रांजेक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस करनी होती है, उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। अब वो मेरा इस साल के भी हो सकते हैं, वो प्रीवियस में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं डेफर टैक्सेशन में क्या करती हूँ कि मैंने ना अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के जो डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस क्यों होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंसेस या वैल्यूएशंस के कारण हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा खर्चा हो गया जो कि इनकम टैक्स वालों ने अलाउ नहीं किया अभी, बट वो फ्यूचर में करेंगे। जो 100% नहीं किया उसको मैं नहीं कंसीडर करती, जो 100% करना ही नहीं है वो मेरे परमानेंट डिफरेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, मेरे टेम्परेरी डिफरेंसेस के कारण आते हैं, जो कि ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस, ड्यू टू द अमाउंट डिफरेंस, फॉर द टेम्परेरी थिंग्स मेरा डिफरेंस आ रहा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स, क्यों? क्योंकि मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो है लाइक एस्टिमेशन बेस पे करती हूँ। तो वो इनकम टैक्स वालों ने वो अभी के लिए वो नहीं माना उस बेस पे, जिस बेस पे मैंने माना, उनका डिफरेंस हो गया मेरा डेफर टैक्सेशन का। ठीक है, और इसके लिए मैं डीटीए और डीटीएल बनाती हूँ, जो कि डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी के नेम से जाना जाता है। फाइन। Yes, ma'am. Okay, so current tax is the amount of income tax payable, recoverable in respect of taxable profit, tax loss for a period. इनको कैसे recognize करना है? Current tax should be recognized based on the year end estimation of the taxable profit. मेरे इसी साल के टैक्स पे हो गया, ठीक है। आपने करंट वाला वो लाइक मैंने पहले बोला था, डेफर्ड में आपकी वो थोड़ी सी है। So income tax expense from P&L adjusted for any under or over provision for the period. अच्छा, अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन क्या होती है? मतलब मैम अंडर प्रोविजन इन द सेंस टैक्स, मतलब टैक्स था ज्यादा बट हम लोगों ने कम रिकॉग्नाइज किया था। एंड हाँ, इन मुझे ओवर एस्टिमेशन प्रोविजन, कम हो गया बेसिकली, कि मुझे हाँ। लगा कि हाँ मेरे कम है। और ओवर प्रोविजन क्या है कि मेरा टैक्स बनता था 100 रुपए और मैंने 150 बना दिया। ऐसे बोल सकते हैं ना, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। यस मैम। तो इनकी एडजस्टमेंट मैं आने वाले टैक्स के साथ एडजस्ट करती हूँ। अगर मैंने इस साल कम किया, अंडर किया है, तो अगले साल मैं उतना ही उस टैक्स में एडजस्टमेंट कर दूंगी, और अगर मैंने ओवर किया अगले साल उतना ही कम पे कर देंगे। इसको ऐसे समझ के चलो, अगर आप शॉपिंग करने गए हो, कम पैसे दे दिए और ज्यादा पैसे दे दिए, तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हो। तो डेफर टैक्स क्यों आता है? अगेन वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज कि मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट और मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट जो है सेम नहीं होते हैं। सो इसका रीजन क्या है? दो कैटेगरीज में डिफरेंस हो सकता है, परमानेंट डिफरेंसेस और टेम्परेरी डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंस मतलब ये रीजन, मतलब कि ये मैच ना होने का। बट यस, डेफर टैक्स मेरा अराइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इसके कारण डेफर टैक्स नहीं अराइज होता। तो परमानेंट डिफरेंस क्या है कि यस, कि मैंने लाइक कुछ ऐसी कैलकुलेशंस में वो कंसीडर की हैं जो कि इनकम टैक्स वाले नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं मतलब नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, वो नहीं कंसीडर करते हैं, वो नहीं ही करेंगे। अब टेम्परेरी डिफरेंस क्या होते हैं? जो कि हमारे कैलकुलेशन जो है डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे कि टैक्स रेट मैंने 20% लिया, उन्होंने हो सकता है 30 ले लिया, या उन्होंने 15 ले लिया। सो यस, IAS 12 जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंस को देखेगा। एंड यस, इन्हीं के कारण जो डिफरेंस आएगा, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस। टैक्स बेस मतलब कि इनकम टैक्स वालों का अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन। अब डेफर्ड टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले मुझे टेम्परेरी डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब कि क्या डिफरेंस है मेरी कैरिंग वैल्यू में और उसके टैक्स बेस में। क्या टैक्स बेस मतलब इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट मतलब मेरे वाले के अकॉर्डिंगली। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस लिया, आ गया मेरा टेम्परेरी डिफरेंस। तो अब मैं क्या करूंगी? कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स पोजीशन बाय मल्टीप्लाइंग द, जो ये मेरा टेम्परेरी डिफरेंस था, इस पे मेरा जो रेट चल रहा है ना, जो भी XYZ 10% 20% वो रेट है, उस पे मल्टीप्लाई किया। तो टेम्परेरी डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये होगी मेरी क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स की प्रोविजन। बाई चांस मेरी कोई और पुरानी पड़ी है, एडजस्टमेंट करके डाल देंगे, नहीं पड़ी तो यही वैल्यूएशन डाल देंगे। सो द क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स पोजीशन इज आइदर द डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। मे बी मैंने पहले ज्यादा पे किया है, मे बी मैंने पहले कम पे किया है। सो अगर मेरा DTL है, DTL कब आता है? जब मेरा, और ये यही एक पॉइंट याद कर लो, अगला उससे ऑपोजिट ही चलेगा।
तो जब मेरा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो मेरे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एसेट, मेरी अकाउंटिंग में वैल्यू ज्यादा है, इनकम टैक्स वालों के लिए कम है ना, तो मेरा टैक्सेबल होगा। और अगर मेरा कैरिंग अमाउंट कम है और मेरा टैक्स बेस ज्यादा है, मैं वहां पर ज्यादा कैलकुलेशन दे चुकी हूँ, तो मेरे टैक्स डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएंगे, फिर डिडक्शन वापस वाला केस आएगा। और ये कम और ज्यादा हो रही है तो मैं प्लस और माइनस करूंगी अपने अपने P&L अकाउंट में। सो यस, अगर क्लोजिंग प्रोविजन और ओपनिंग प्रोविजन का डिफरेंस लूंगी, जो भी मूवमेंट होगा मैं P&L में इसका ट्रीटमेंट देते हुए जाऊँ। फाइन। और अगर मेरा डेफर्ड टैक्स बढ़ रहा है तो जो नॉर्मल प्रोविजन की एंट्री होती है ये वैसे ही है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस P&L में एंड डेफर्ड टैक्स की प्रोविजन जो है मेरी एज अ लाइबिलिटी, अगर कम हो रही है तो ऑपोजिट ऑफ दिस नॉर्मल। इतना ही का आप याद कर लोगे, आपका सारा टैक्सेशन सॉर्टेड है। यस, एनीथिंग? यस, Okay, ma'am. डन। Yeah. अब अगेन ये भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी माना जाता है। देखो हमारा IFRS 15 क्या कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे 5 स्टेप अप्रोच जो है वो फॉलो करनी होती है। तो वो ये वैसे नॉर्मली मैं क्या कहती हूँ कि लाइन बाय लाइन कोई चीजें ना करो, बट ये क्या है, 5 स्टेप अप्रोच है, तो ये चीजें जो है लाइन बाय लाइन, ये सारे स्टेप्स आपको लाइन बाय लाइन ही पता होने चाहिए। तो मेरा पहला स्टेप क्या है कि इसकी मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, कि मेरा गुड्स के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग क्या है मेरा कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मैं एक लर्निंग प्रोवाइडर हूँ, तो मैंने आपको सर्विस दे रही हूँ, तो मेरा आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्विस देने का, सपोज करो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता कि मैं आपको हार्ड कॉपीज जो है बुक्स की प्रोवाइड करूंगी, तो मैं अगर आपको वो गुड्स बुक्स दे रही हूँ, वो गुड्स है, ठीक है, तो अब गुड्स जो है मैंने आपको एक दिन दे दी, वो बार बार आपके घर आके नहीं पहुंच रही है, बट सर्विस है, देखो जब तक हमारा बैच चल रहा है तब तक आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो मैं, अगर आप मुझे फीस पे करोगे, एक ही दिन पे करोगे ना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये मेरी 2 साल मतलब एक दिन की फीस है, 2 साल में बिल्कुल ही घर पे बैठी हूँ, या 1 साल है, जो भी हमारा बिजनेस होता है। अगेन बट गुड्स वाला क्या है, वो इमिडिएटली भेज दिया, उसी टाइम सेल हो गई। तो जो सर्विस होती है, सर्विस को मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करती हूँ, जितने टाइम पीरियड का हमारा सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या है कि 3 3 महीने का है ना, तो मैं उस वाले केस में 3 महीने दिखाऊंगी। बट अगेन गुड्स है, वो मैंने एक बार दे दी, मैं उसी दिन की सेल दिखाऊंगी। सो दिस इज हाउ वी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। उसके लिए मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पता होनी चाहिए कि मैंने आपको गुड्स प्रोवाइड करनी है या मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। एंड देन फिर उसके बाद मुझे पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन प्राइस की, अगर बाई चांस दोनों इन्वॉल्व है या एक ही इन्वॉल्व है, तो उसका ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, मतलब कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ, 10 20 50 1 लाख कितने का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अगर उसमें दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि गुड्स भी देनी है सर्विस भी देनी है, तो उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करो कि अच्छा गुड्स है, ये गुड्स के 100 और सर्विस के 200। फिर अब देखो सर्विस है, मुझे 2 महीने में देनी है, गुड्स एक बार दे दिया, तो सर्विस को 100 100 करके डिवाइड कर दो। सो दिस इज हाउ आई शुड रिकॉग्नाइज माई रेवेन्यू। तो पहला मुझे कॉन्ट्रैक्ट को दिखाना है, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव टू बी रिटन वन। और एक और इंपॉर्टेंट बात की, जरूरी नहीं है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट कुड बी ऑरल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। तो मेरा ऑरल हो रिटन हो ये कंपल्सरी नहीं है। एंड और इसके अलावा एक मेरे पास क्या होता है कि इसमें हम ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। तो ऑब्लिगेशन मेरी दो तरह की ऑब्लिगेशन होती हैं, तो कौन मुझे बताएगा कि मेरी कौन कौन सी तरह की ऑब्लिगेशन होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल वो तो सेम ही है, दूसरे? मैंने आपको बोला, सपोज करो कि लाइक अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो अगले बैच में मैं फ्री, मैंने बोला नहीं बट मैंने एक बच्चे को फ्री में पढ़ाया, फिर दूसरे में भी फ्री में पढ़ाया, तीसरे में भी फ्री में पढ़ाया।
यस। Ma'am, can you repeat the question? It's a bit मेरी unclear. दो तरह की ऑब्लिगेशन होती है, एक होगी लीगल जो कि मुझे पता था, आप आंसर दे दोगे। दूसरी ऑब्लिगेशन कौन सी होती है? Moral, मॉरल? अच्छा, मॉरल में क्या करना है? like social obligation or the moral obligation. मैंने एग्जाम्पल एक दी, एग्जाम्पल के बाद बताओ कि लाइक आपने मुझसे बैच लिया, ठीक है, एंड उस बैच लेने के बाद बाय चांस XYZ पर्सन है, उसने बैच लिया और उसका क्लियर नहीं हुआ, मैंने उसको अगला बैच फ्री में पढ़ा दिया। फिर उसके बाद कोई और पर्सन आया, उसको भी करा दिया। तीसरी बार आप आए, आप ये सोच के ही आए कि क्या कहते हैं कि लाइक कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ हम भी फ्री में ही पढ़ेंगे। ये कौन सी एप्लीकेशन है? Implied. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। Hmm. Okay. ठीक है। तो यस, अब ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ऑब्लिगेशन हम दोनों ही तरीके के दिखाते हैं, चाहे लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। सो यस अगेन, तो इट कैन बी वर्बल और इम्प्लॉयड, एंड इन ऑर्डर टू IFRS 15 टू अप्लाई द फॉलोइंग मस्ट बी मेट। कि एक तो हमारा पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में अप्रूवल होना चाहिए। मैं ये ना सोच के बैठी रहूं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दोनों के बीच की बात होगी तो वो तभी होगा, मतलब कि एक पर्सन सोचे कि कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे के साथ हुआ ही नहीं, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा, राइट एंड पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कि अच्छा आपका और मेरे इसमें क्या क्या राइट है, किसके पास क्या राइट है। जैसे कि मेरे पास राइट है, मैं पेमेंट ले सकती हूँ, आपके पास क्या राइट है कि यस कि आपको उसके बदले लाइक जो है पेमेंट करनी है ना, तो और आप वो एसेट जो है ले सकते हो। सो एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगेन, कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगेन ये फ्री में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड यस, इट इज प्रोबेबल दैट द रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड, की और हमें पता है कि यस कि इससे जो है पैसे जो है मिल जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होंगी तो हम रेवेन्यू जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। अब अगेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ये जो मेरी ऑब्लिगेशन है मैं उसको कैसे पता कर सकती हूँ? तो अब देखो, अगर ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, तो बेसिकली मैं ये देखूंगी कि अलग अलग बिकते तो क्या होता है ना। तो उस वाले केस में मैं उस वाली वैल्यूएशन भी दिखाऊंगी। अगर कंबाइंड है और मुझे नहीं पता, जैसे कि एक बुक है और एक सर्विस है, तो मैं बुक की अलग से वैल्यू देख लूंगी कि अगर बुक अलग से बिकती है तो वो कितने की होती है। सो उसके बेस पे मैं इसको पता करूंगी। क्यों ये करते हैं? रीजन मीन बहुत बार क्या होता है कि हमारा बीच में डिस्काउंटिंग एलिमेंट इंक्लूड होता है। तो अगर डिस्काउंटिंग एलिमेंट उसमें इंक्लूड है और कोई जानना चाहता है कि इसकी इस डिस्काउंट को मैं कैसे डिवाइड करूं गुड्स में और सर्विस में, तो फिर मैं ये देख के चलूंगी कि ये गुड्स का अलग से प्राइस कितना है, सर्विस का अलग से प्राइस कितना है, और उसके बेस पे मैं इसका डिवीजन जो है करके चलती हूँ। फाइन। Yes, ma'am. अब जो हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस है इसमें, तो ट्रांजेक्शन प्राइस में कैसे पता चल करती हूँ? सो द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, द अमाउंट ऑफ द सेलिंग पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो वो ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे दिखाएंगे? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, क्या उसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, मैं ये देखूंगी। अगेन, वेरिएबल कंसिडरेशन, उसमें कितने, और रिफंड और रिपेट्स। फाइनेंशियल लाइक फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स की बात अगर मैं कर रही हूँ, दैट मीन्स कि अगर 2 साल 3 साल बाद अगर पे होने वाला है, तो उस वाले केस में उसकी वैल्यूएशन बढ़ के जो इंटरेस्ट है, अपॉर्चुनिटी, वो जो उसका टाइमिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो मैं कंसीडर करूंगी। वेरिएबल कंसिडरेशन की अगर कोई एक ऐसी अमाउंट है जो कि पता है कि इतनी का अमाउंट वेरी होने वाली है, वो उस अमाउंट को बेसिस ऑन प्रोबेबिलिटी मैं वो देखूंगी। एंड रिफंड एंड रिबेट्स उसको देखूंगी कि इसकी कहीं अगर मुझे कस्टमर को कोई रिफंड और रिबेट देने हैं, तो अगर वो सेपरेटली है, सेपरेट कॉन्टेक्ट के हैं, तो अलग से दिखाऊंगी। और अगर बाई चांस क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि उसी का पार्ट है, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करते हुए दिखाओगे। अब रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन कैसे दिखाते हैं, कब दिखाते हैं? जब मेरा कंट्रोल पास हो जाता है तभी मैं रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन करती हूँ। Once the control of the goods and services are transferred to the customer, the performance obligation is satisfied and the revenue is recognized. This may occur in a single point of time or over a period of time. तो single point of time में कौन सा होता है मेरा? गुड्स का। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का कौन सा होता है मेरा? सर्विस का। एंड अगर मेरा कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि गुड्स का केस है, तो मेरे पास क्या बातें देखनी है, मतलब कि कंट्रोल कब जा रहा है मुझे ये देखना है कि ओके आज की डेट में मेरे पास राइट है कि मैं पेमेंट ले सकती हूँ। दूसरा, कि लीगल टाइटल जा रहा है,
ये देख सकते हैं आप। फिजिकल पोजेशन चला गया, ये देख सकते हैं आप। मतलब इनमें से कंडीशंस हम कंसीडर करेंगे कि यस, कि ये कंडीशंस आ रही है, दैट मीन्स ये एट अ पॉइंट वाला केस है। अगर ये नहीं हो रही तो ओवर द पीरियड ऑफ पे वाला केस है, दैट मीन्स वो सर्विस का केस है। मतलब कि मेरा रिस्क ट्रांसफर हो गया, रिवॉर्ड और ऑनरशिप, मतलब कि वो एसेट खराब हो, कुछ भी हो, चाहे मेरे पास पड़ा है, आपने बोला अपने पास रख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, वो जैसे कंसाइनर कंसाइनी वाला केस होता है, और कस्टमर ने माना कि ये मेरा एसेट है, अपने पास रख लो, ऐसे वाले कुछ केस होते हैं, तो दैट मीन्स कि गुड्स का ओनरशिप जा चुका है, कंट्रोल जा चुका है, तो मैं सेल रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। फाइन। यस, एनीथिंग टिल नाउ? नो मैम। अब देखो, मैंने बोला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का केस, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखा रही हूँ, तो उस वाले केस में मैं क्या करती हूँ, कंप्लीशन की बात करें, सो द कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेजर्ड यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। तो देखो, मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन जो है, अगर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो मैं कैसे कैसे रेवेन्यू की रिकॉग्नाइजेशन करवा सकते हैं। तो देखो, एक तो हो गया मेरा आउटपुट मेथड, दूसरा हो गया मेरा इनपुट मेथड। तो देखो, मेरा जो है आउटपुट मेथड क्या करता है कि मैं रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करती हूँ कि कस्टमर ने कितना मान लिया कि काम हो गए, तो उसके बेस पे मैं जो है अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी। अगर काम जो है 100% था, कस्टमर ने बोला 40% काम डन है जी, तो मैं रेवेन्यू किस बेस पे दिखाऊंगी, 40% बेस पे। तो मतलब कि कस्टमर ने वर्क सर्टिफाई किया कि हाँ, आपने 100 का काम कर दिया, टोटल 400 का काम था, तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। इनपुट मेथड मतलब कि जैसे सपोज करो कि कितना मेरी तरफ से कितना उस कॉन्ट्रैक्ट में इनपुट हो गया। मैंने 100 घंटे देने थे, मैंने 80 घंटे दे दिए, मैंने 70 घंटे दे दिए, मैंने 70 रुपए का खर्चा कर दिया, 100 का करना था। दैट मीन्स बेस्ड ऑन माई इनपुट, और आउटपुट मेथड मतलब बेस्ड ऑन हिज आउटपुट, कि वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे इतना रिसीव हो गया। सो ये दो मेथड हो गए मेरे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के। और कोई भी कॉस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा करने के लिए अगर होती है कस्टमर के रिस्पेक्ट के लिए, तो वो P&L में उसी टाइम पे वो खर्चा जो है एक्सपेंस आउट होगा, उसको मैं रेवेन्यू रिलेटेड नहीं करती, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, उसी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल के करने के वाले खर्चे जो है मैं P&L में साथ के साथ जो है दिखा देती हूँ। अच्छा, एक इस ना मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी का आता है, जैसे यही इसी से लिंक दी है। अगर जैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लाइक 1 साल से ज्यादा या एक टर्म से टेन्योर से ज्यादा चलने वाला है, तो देखो, इफ एज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्पैन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड प्रोग्रेस, द कंपनी इज क्रिएटिंग एन एसेट फॉर अ कस्टमर दैट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो, मैं उसके लिए एसेट या लायबिलिटी क्या दिखाऊंगी, कब पता चलेगा कि उसके लिए एसेट या लायबिलिटी हमें दिखानी है। देखो, मैंने अब तक हो सकता है मैंने एडवांस पैसे ले लियो, मैंने 100 का एक या 10,000 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो उसके बेस पे पता चलेगा। मैंने 10,000 की इनवाइस कर दिया, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मैंने कितने का किया हुआ है, तो उसके बेस पे मेरा हो जाएगा कि ये एसेट बन रहा है या लायबिलिटी बन रहा है। मैंने ज्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, मेरे लिए लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी काम उतना नहीं किया जितने का मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। और अगर मैंने कम रिकॉग्नाइज की कर दिया और काम मैंने ज्यादा किया हुआ है, तो मेरे लिए वो क्या है, एसेट है। सो इतना एक मुझे अनदर एरिया जो है कंसीडर करना है। फाइन। Yes, ma'am. यस मैम। अगेन इसमें ना एक और इशू आता है रेवेन्यू वाले चैप्टर में, हमारा प्रिंसिपल और एजेंट। एजेंट क्या होता है, जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। तो देखो, एजेंट कितना एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा, जितना एक उसकी पॉकेट में आने वाला है। ठीक है। So yes, principal versus agent. When a third party is involved in providing the goods or service to the customer, the seller required to determine whether the nature of promise is a performance obligation to provide the specific goods or service itself, or arrange it for the third party to provide those goods and services as on behalf of an agent. तो मुझे ये देखना है कि मुझे एज एन एजेंट के बिहाफ पे काम करना है, या फिर मुझे एज एन प्रिंसिपल, मतलब कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं एजेंट हूँ। अगर मैं एजेंट हूँ, तो मैं कितना एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी, जितना एक मेरी पॉकेट में आने वाला है। ठीक है। तो अगर मैंने सपोज करो कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे सारे पैसे दे दिए, बट आगे मैंने रीपे करने, तो मैं जितना एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज कर लिया वो डी रिकॉग्नाइज करके चलूं। फाइन।
अगेन आपको ना एसिड्स के केस में ना एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि मेरे एसिड्स का ना मुझे इकोनॉमिक सब्सटेंस, जिसको हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म में की फॉर्म में बोलते हैं, कि मुझे इकोनॉमिक सब्सटेंस की फॉर्म में देखना होता है रादर देन उसकी लीगल फॉर्म। अच्छा, एक ना इनमें बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट होता है। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट क्या होता है? लाइक मैम वी हैव लाइक पैसे भर चुके हैं बट तो भी हम लोगों के पास वो एसेट का पोजीशन नहीं आया है। हम्म। यस, एन ऑन एंटिटी बिल्स। यस, कोई कुछ बोल रहा था। कि पोजेशन तो मतलब फिजिकल पोजेशन नहीं आता, लेकिन ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही जाती है जी हाँ ओनर हाँ, को जी। ओनरशिप हो गया। या so an entity bills a customer for a product, but the entity retain the physical possession of the product until it's transfer the customer at a point in future date. अब अगेन कंसाइनर कंसाइनी क्या होता है, और इसकी भी कुछ कंडीशंस थी। कि मुझे अलग से गुड्स रखनी है, ठीक है, उसने फीस एक्सेप्ट देनी कर लिया, पड़ेगी। रिस्क ले लिया, ये कुछ कुछ याद है कुछ? और इमिडिएटली कभी भी अगर वो लेने आ जाए तो गुड्स जो है पड़ी हो, अलग से रिकॉग्नाइज हो जाए, कि ये अगर वो कंडीशन। होल्ड करके रखेगा जी तो उसके रिगार्डिंग रिचार्ज मतलब चार्जेस करेगा जी कुछ ना कुछ जी। ओके, तो ये क्या है कंडीशंस, कोई मुझे बताएगा? वैसे मैंने काफी हद तक हिंट्स दे दी हैं। यस, एक्सपेक्टिंग सर्टेन आंसर्स। मैम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको गुड्स जो है दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल एंड होल्ड की तरह ही है, ठीक है, मैंने आपको गुड्स दे दी है, लाइक प्रोडक्ट मतलब मेरी गुड्स है ना। ठीक, जब एक वेंडर है डिलीवर कर देता है प्रोडक्ट अपने उसको, बट अगेन गुड्स जो है मेरे एंड पे ही पड़ी है, मतलब डिलीवरी इन द सेंस कि उसकी ऑनरशिप जो है जा चुकी है, एंड वो मेरे पास अलग से पड़ी है, और आप जो है इसको क्या कहते हैं, कभी भी लेके जा सकते हो, उसी कंडीशन में लेके जा सकते हो, मुझे उसमें मतलब स्पेसिफिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको बेचने के लिए। कोई और अगर आता है तो वो अलग से रिकॉग्नाइज हो पा रही है, ये होती है कंसाइनर कंसाइनी की जो है रिस्क भी मेरे मतलब रिस्क भी ट्रांसफर हो चुका है अगेन, और फिजिकली वेरिफिकेशन है, मतलब ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो मेरी कंसाइनमेंट बेस की चीजें जो है हो जाती हैं। ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही इजी सा स्टैंडर्ड है फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड। तो फंक्शनल करेंसी क्या होती है? अगेन ये थोड़ा सा लीस्ट टेस्टेड स्टैंडर्ड में से होता है, बट ठीक है, हमने करना तो सारा कुछ है। जिस करेंसी में हम डील कर रहे हैं जी। ओके, सो बेसिकली और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड सा, वेरी बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट है कि मैं जो इसका एक्सचेंज गेन और लॉस है वो कैसे दिखाती हूँ। बहुत ही सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट एक्सचेंज गेन और लॉस का फॉरेन करेंसी में। पीएनएल। पी यस। Yes, if an entity has a transaction that has denoted in a currency other than the functional currency, then the amount will need to be transferred into the functional currency before it is recognized in the journal ledger. फंक्शनल करेंसी क्या है? जिसमें कि हमारा बेसिक काम कुम होता है, उसको मैं फंक्शनल करेंसी बोलती हूँ। एंड यस, दिस इज डीम टू वेयर द एंटिटी जनरेट एक्सपेंस एंड लाइक खर्चे करती है और इनकम आते हैं। सो मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि यस की वो फंक्शनल करेंसी है या नहीं, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यस द करेंसी दैट डोमिनेट द डिटरमाइन द सेल प्राइस, वो मेरी फंक्शनल करेंसी में आ जाएगा। करंट करेंसी दैट मोस्ट इन्फ्लुएंस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें मेरे ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं, वो मेरी जो है करेंसी बन गई। करेंसी इन विच द एंटिटीज फाइनेंस आर डिनोमिनेटेड एज ऑल्सो कंसीडर, तो जिसमें मेरे जो है
ज्यादा से ज्यादा मेरे फाइनेंस जो है उस वाली करेंसी में आते हैं, जैसे कि मैं बोरो करती हूँ तो उस वाली करेंसी में आते हैं, दैट इज मेरा फंक्शनल फॉरेन करेंसी की जो फंक्शनल करेंसी है वो। अब इसको मैंने बेसिकली रिकॉग्नाइज कैसे करना होता है, मैं उसी दिन की वैल्यू पे करती हूँ। अच्छा, इसमें एक स्पॉट रेट होता है, वो क्या होता है स्पॉट रेट? बहुत ही सिंपल सा वर्ड है स्पॉट रेट। The current rate of exchange. हाँ, उस दिन का डेट, इसको हिस्टोरिक रेट के नाम से भी जानते हैं। Says record the transaction at exchange rate in the place and the date of the transaction occur, जिसको हम हिस्टोरिक रेट स्पॉट रेट के नाम से जानते हैं। मॉनिटरी एसेट एंड लायबिलिटीज आर रीट्रांसलेटेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट मतलब उस दिन के, मतलब जिस दिन वो बाद में, जैसे साल का ईयर एंड जिस दिन की वो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, उसको रीट्रांसलेट करना मतलब कि उस वैल्यू पे दिखाना। और इसका कोई भी गेन और लॉस होगा वो मैं P&L में दिखाऊंगी। नॉन मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटीज जो होती हैं, इनको रिपोर्टिंग डेट पे, क्लोजिंग डेट पे रीट्रांसलेट मतलब कि इसकी वैल्यूएशन हम दोबारा से नहीं करते, वेयर बाय द ट्रांसलेट एट द रेट वेयर द फेयर वैल्यू वाज एस्टैब्लिश। तो देखो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब कभी भी फेयर वैल्यूएशन मेथड पे चल रही हूँ मैं, तब और बात है दिखाने के लिए, तब मैं इसकी ट्रांजेक्शन देखती हूँ। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉनेटरी आइटम्स को जो है मैं रिट्रांसलेट करती हूँ, उनको नहीं करती हूँ, और जो एक्सचेंज गेन और लॉस होता है वो मैं P&L में करती हूँ। अ, अब ये इनमें और क्या करना है, कोई ट्रेडिंग की ट्रांजेक्शन है वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती है, फॉरेन फाइनेंस की रिलेटेडली इसकी ट्रांजेक्शन होती है वो मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है इसकी। बाकी गेन और लॉस P&L में आएगा, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अगेन एक बहुत ही इजी सा स्टैंडर्ड है जो कि बहुत ही लाइक थ्योरी में आ जाता है, रियरली दो दो मार्क्स के एरिया में। सो IFRS 13 जो कि फेयर वैल्यूएशन के ऊपर ही है, और फेयर वैल्यूएशन हम पीछे करके भी हटे हैं। सो देखो बेसिकली फेयर वैल्यूएशन जब मैं करती हूँ तो उसके लिए मेरे पास तीन तरह के इनपुट्स होते हैं। वो तीन तरह के इनपुट्स में क्या होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 कौन से होते हैं, जिसमें कि मेरा एक्टिव मार्केट में उसका प्राइस बड़ी इजीली उस दिन पे मेजर हो सकता है। उस दिन कौन सा, जिस दिन पे वो ट्रांजेक्शन हो रही है, वो हो गए वो। जो 1 में कवर नहीं होते वो 2 में आते हैं, जैसे कि थोड़ा सा चेंजेस मिलता जुलता वाला, वो कहते हैं ना ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका प्राइस, वो हो गए मेरे लेवल 2 में आ गए। जो 2 में भी नहीं आते वो 3 में आ जाते हैं। इतना ही इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि इतना ही कि इससे ज्यादा स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है। सो IASB ने अडॉप्ट किया फेयर वैल्यूएशन मेथड टू मेजर द एसेट एंड लायबिलिटी इन IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिकॉज द हिस्टोरिक कन्वेंशन वाज नॉट consistent with the underlying qualitative characteristics। सो अब देखो मेरे पास इसकी वैसे फेयर वैल्यूएशन की कोई वैसे डेफिनेशन नहीं है, बट फेयर वैल्यूएशन है क्या, उस दिन की, जिस दिन पे वो ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन की वैल्यूएशन को हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यूएशन बोलते हैं। So the price that would be received to sell an asset or to pay to transfer a liability in an orderly transaction between the market participant at the measurement date। कि वो प्राइस जो कि मैं उस दिन पे करूंगी उस ट्रांजेक्शन के लिए, वो गया मेरा फेयर वैल्यूएशन का प्राइस। सो IFRS 13 मुझे क्या कहता है, एक हायरार्किकल अप्रोच मुझे फॉलो करनी है फेयर वैल्यूएशन को देखने के लिए। मुझे क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, कि यस कि मेरे को वो मार्केट देखनी है जिस मार्केट में वो ट्रांजेक्शन रूटीन पर्पस बेसिस में हो रही है। अब लेवल 1 कौन से होते हैं, लेवल 1 आर कोटेड प्राइस इन द एक्टिव मार्केट। वो मार्केट जिसमें कि वो ट्रांजेक्शन बहुत इजीली से हो रही है, दैट इज मेरा एक्टिव मार्केट। उसके प्राइसेस मुझे देखने हैं बेस्ड अपॉन फ्रीक्वेंसी, बेस्ड अपॉन उसका वॉल्यूम कितनी बार बार, है ना। कौन से एसेट, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल चाहे वो एसेट है चाहे लाइबिलिटी, एक ही लाइबिलिटी है दूसरे का एसेट है, that the entity can assess at the measurement date। A quoted market is a price in an active market that provides the most reliable evidence of fair value and its use without any adjustment। मतलब कि बिना किसी एडजस्टमेंट के किए वो एसेट बहुत इजीली बिक जाता है, दैट इज मेरे कोटेड मार्केट। मतलब अब दूसरा क्या हो गया, लेवल 2 वाले, जिसमें कि मेरे कोटेड मार्केट में तो है बट वो 1 में नहीं आ रहे, मतलब कि इसमें थोड़ा सा मतलब मैं चेंजेस करूं, मॉडिफिकेशन करूं या मिलता जुलता वाला केस। सो लेवल 2 में कौन से आगे, द प्राइस फ्रॉम द सिमिलर एसेट और लाइबिलिटीज इन द एक्टिव मार्केट्स कोटेड प्राइस फॉर आइडेंटिकल या सिमिलर एसेट और लाइबिलिटी, जो कि एक्टिव तो नहीं है बट ये समझ को मतलब चेंजेस कर आके बोल सकते हैं। एंड लेवल 3 क्या होगी, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होते, रूटीन पर्पस में नहीं होते। एंड इफ मार्केट एंड इफ एनी मार्केट एक्टिविटी any entity develop unobservable input using the best information available in the circumstances which might include entities के खुद का डाटा,
टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट पार्टिसिपेंट अजम्पशंस। तो ये सारे क्या आ गए मेरे लेवल 3 में आ गए। फाइन। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट एरिया आज का ईपीएस। हमारा ईपीएस का एरिया क्या है? बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है? ये लास्ट एरिया आज के लिए। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग Ma'am, पर excuse शेयर, me. अर्निंग पर शेयर। Ma'am, excuse me. यस। मैम ये ईपीएस जो चैप्टर है ये मतलब एग्जाम में कितने हद तक मतलब टेस्ट किया जा सकता है? 2 to 4। बाकी जब ईपीएस ज्यादा आता है तो फॉरेन करेंसी का एरिया थोड़ा कम हो जाता है, बट हाँ 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा। 4 से ज्यादा नहीं आएगा, 2 का आएगा ही आएगा। ओके मैम। हम्म। सबसे ज्यादा देखो टेस्ट होने वाले, अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, अगर आपने सेक्शन सी अगर फोकस करना है तो एक हो गया कंसोलिडेशन, जो कि पिछले 2 अटेम्प्ट से ब्रेक होके आ रहा है। आधे सेट्स में आ रहा है सेक्शन सी में, आधे सेट्स में आ रहा है सेक्शन बी और ए का कंबाइंड। बट फिर भी ये कंसोलिडेशन जो है, पीछे एक अटेम्प्ट ऐसा गया था जिसमें कि 40+ नंबर कंसोलिडेशन के थे, सिर्फ ऐसे ही था, पूरा पेपर ही कंसोलिडेशन। और लाइक 3 महीने पहले वाला भी जो पेपर आया था कंसोलिडेशन, आप इसको फिर भी मैं लोअर कैप में 15 मार्क्स मान सकती हूँ। इंटरप्रिटेशन तो आना ही है, लोअर कैप में मैं इसको 12 मार्क्स का मान सकती हूँ। अगेन सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन, मैं इसको लोअर कैप में जो है क्या कहते हैं, अगर कंसोलिडेशन कम हो गया है ना, तो मैं इसको फिर भी लाइक लोअर कैप में 10 नंबर का मान सकती हूँ। सो ये 3 एरियाज तो हो गए जो कि टेस्ट होने ही होने हैं। रेवेन्यू 6 नंबर तक का आराम से आ सकता है। लीजिस 4 नंबर का बहुत आराम से आएगा। टैक्सेशन भी 4 नंबर का आराम से आएगा। नॉन करंट एसेट एरिया 14 से 18 नंबर बहुत आराम से आएगा, जिसमें इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट सब कवर हो जाएगा। सो ये तो कुछ एरियाज हैं जो कि आने ही आने हैं। उसके अलावा पीछे एक दो बार 2 अटेम्प्ट ऐसे गए हैं जिसमें कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला आया ही नहीं, ये IFRS 13 आया ही नहीं। कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स गए हैं। यस मैम, गॉट इट मैम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एरिया एंड द लास्ट एरिया इज बेसिक अर्निंग पर शेयर। देखो अर्निंग पर शेयर, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छे से चल रही है या नहीं, इसको इजीएस्ट वे में, जो एक होता है ना आई के अच्छी वे में देखने के लिए, मेरे पास क्या अर्निंग पर शेयर की, अच्छा मैं अगर कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने शेयर्स पे तो मैं कितना कमा रही हूँ, ये शेयर होल्डर्स के लिए जानने के लिए जरूरी है। सो इसलिए वो अर्निंग पर शेयर जो है कैलकुलेट करते हैं। सो यस, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर पेरेंट इसलिए लिखा गया अगर बाई चांस की ग्रुप का एरिया है तो, एंड एक या दो बार ऐसे आया है कि ईपीएस का छोटा सा एडजस्टमेंट, हमारा क्या है एडजस्टमेंट एज इन की ईपीएस की कैलकुलेशन बाद में हमारे पास कंसोलिडेशन कम इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आया है, ठीक उसमें आ गया। मतलब कि कंसोलिडेशन किया, उसी के नीचे ये रेशियोज कैलकुलेट की, उसी में ईपीएस आ गया। तो एक दो बार ऐसे हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, if the number of shares has changed during the period the following assumption should be made regarding of the weighted average number of shares। तो अगर देखो कुछ एडजस्टमेंट्स हमने करनी है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अगर चेंज हो रहे हैं, बीच में परचेज बीच में सेल हुए, तो एक तो मुझे क्या क्या ध्यान में रखना है, फुल प्राइस इशू की, क्या अगर ये शेयर्स पूरे प्राइस पे इशू हुए हैं तो मेरे को वेटेड नॉर्मली करना है। बोनस इशू मतलब कि फ्री में इशू हुए हुए शेयर्स, मतलब कि एक ऐसे शेयर्स होते हैं जिसके लिए हम कैश नहीं लेते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बोनस शेयर इशू हुए थे, एंड ये इसमें प्रीवियस पिछले साल की कंपैरेटिव में भी वो चेंजेस करते हुए जाती हूँ। एंड राइट इशू क्या होते हैं, जो कि कुछ पैसे लेते हैं और कुछ उसमें बोनस एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या करते हैं कि बोनस एलिमेंट को भी मान के चलते हैं कि साल के स्टार्टिंग में हुआ, फिर अगले शेयर के इशू तक हुए तक मैं उसको फ्रैक्शन लेती हूँ, बोनस फ्रैक्शन, एंड देन एडजस्टमेंट करती हूँ कंपैरेटिव फिगर्स में। याद है ये सबको?
Yes, ma'am. यस मैम। यस गणेश एंड अनन्या Yes, ma'am. एंड श्रुति। ओके Yes, नाउ एक ma'am. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऐसी वाली केस आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग रिवीजन क्लासेस से मोटिवेटेड नहीं डिमोटिवेटेड हो रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है। अभी हमने लाइक पास्ट पेपर क्वेश्चन करना है। अब ये मैं देखती हूँ कि पास्ट पेपर कराऊं या प्री दिसंबर मॉक कराऊं, ये लाइक ये थोड़ा सा मुझे सोचना है कि दोनों में से क्या कराऊं। मैम एक्चुअली द सीन वाज लाइक कल के जो चैप्टर्स थे ना उसमें मतलब वो एफए से थोड़े इंटरकनेक्टेड थे, तो उसमें थोड़ा मतलब ऐसे तो भी मतलब ऐसे अच्छे से खासे रिवाइज भी हो चुके थे, बट ये चैप्टर्स थोड़े एफआर के नए कॉन्सेप्ट्स है। तो अब करना तो ये भी है ही है, हाँ मैम। करना तो ये भी है। और आप तो ये तो है नहीं कि आपने सिलेबस नहीं किया हुआ, आपका तो आई गेस सिलेबस भी 2 महीने पहले हो गए है ना। क्लासेस में पूछ रहे हो मैम आप? हाँ जी। नो, कंसोलिडेशन का भी मेजर एरिया पढ़ाना बाकी है। अच्छा अभी हुआ नहीं आपका सिलेबस। नहीं। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। कंसोलिडेशन का मेजर क्या माइनर एरिया तो मतलब हम कल कर लेंगे। कंसोलिडेशन कल हमने कवर करना शुरू कर देना है। एनीवेज, तो नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स का एरिया। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब देखो डाइल्यूटेड हम करते क्यों हैं बेसिकली। देखो जब मेरे शेयर्स नए इशू होते हैं तो उससे मतलब पुराने शेयर होल्डर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं डिवाइड होती है। एंड इसमें मैं बहुत सी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब हम नॉर्मली घर पे कुछ खा पी रहे हैं, लाइक इट्स जस्ट अ फूड पार्टी एट आवर होम, सडनली सम गेस्ट कम ओवर एंड आप जो है अपना फेवरेट फूड खा खा रहे हो, एंड आपको फील होगा ना कि अब तो शेयर करना पड़ेगा, राइट। गेस्ट आ गए, पिज्जा यस मंगा के मैम। अभी अभी रखा ही है एंड गेस्ट आ गए, विल फील दैट ओह शिट। एंड डाइल्यूटेड का शेयर्स का भी क्या हिसाब है कि जब नए शेयर होल्डर्स आते हैं तो पुराने वाले शेयर होल्डर्स को देखो प्रॉफिट तो वही है हमारे यहाँ ना। तो अब ये कब होता है, देखो प्रॉफिट वही है बट कई बार क्या होता है कि मेरे इससे ना प्रॉफिट्स भी चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि अगर मेरे पहले वो थे लोन्स थे, अब लोन्स जो है कल को कन्वर्ट हो गए मेरे शेयर होल्डर्स में, है ना। तो जब मेरे लोन्स हो गए कन्वर्ट मेरे शेयर होल्डर्स में तो मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बची। हाँ जी। यस मैम। यस मैम। तो वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बची, उसके कारण क्या होगा कि मेरा एक तरफ इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो बच गई, दूसरी तरफ इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी बची तो मेरी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो मेरा टैक्स भी तो बढ़ा। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे ये देखना होता है कि जब मेरे नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं तो उनके आने से मेरे करंट वाले शेयर होल्डर्स के प्रॉफिटेबिलिटी पे, बेसिकली उनको तो डिविडेंड ही मिलता है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक। So this is calculated where the potential ordinary shareholders have been outstanding during the period, which would cause EPS to fall if excessive diluted instrument. Earnings should be adjusted by adding back the cost that will not be incurred once the dilutive instrument have been exercised. That means जैसे कि नए शेयर जिसको हम ईसोप भी बोल सकते हैं, ईसोप में भी आ गए। दिस विल इंक्लूड द पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेव ऑन द कन्वर्टेबल डेट। जैसे कि अगर मेरा डेट है वो कन्वर्ट हो गया, अगर बाई चांस डेट वाले शेयर होल्डर से है ना, तो वो कन्वर्ट हो गए तो उसपे जो मैं इंटरेस्ट है वो भी मैं कंसीडर करके चलूंगी, वो यही कह रहे हैं। The number of shares will be adjusted to take account of the excessive exercise of the diluted instrument. This means that the adjustment is made. क्या क्या एडजस्टमेंट करते जाऊंगी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि मैं क्या करूंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है कितने इशू हो रहे हैं मैं वो देख के चलूंगी। एंड अगेन ऑप्शंस के केस में ये क्रक्स है, ये हमने क्लास में जो क्वेश्चन किया था हमने ये कहा था कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर 10 तरह के ऑप्शन हैं हम यही मान के चल रहे हैं कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है कन्वर्ट कर रही हूँ, अगर कन्वर्टेबल शेयर्स का ऑप्शन है तो। और अगर ऑप्शन है तो मैं क्या करूंगी, बाय एडिंग नंबर ऑफ इफेक्टिवली फ्री शेयर्स टू बी इशूड व्हेन द ऑप्शंस आर एक्सरसाइज। फ्री शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोनस वाला एलिमेंट,
कि अगर मैं 100 रुपए ले रही हूँ एंड उस शेयर की वैसे तो वर्थ ज्यादा थी, तो मतलब कि इसमें बोनस एलिमेंट है, तो वो बोनस एलिमेंट कितने शेयर्स के ऊपर बैठ रहे हैं वो कैलकुलेट करके मैं देखती हूँ कि इसके इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, तो डिविडेंड भी जा रहा है, तो उसके बेस पे मैं चेक करती हूँ। फाइन। यस मैम। हाँ यस जी। मैम। अब आपका क्या एरिया रह गया, आपको यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दिख रहा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन एरिया रह गया और कंसोलिडेशन एरिया रह गया। मैं इसको अब भी आज टच नहीं करा रही, रीजन बीइंग बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है, और वैसे कैश फ्लो भी है, चलो वो रहता है, कैश फ्लो हमने कल नहीं किया ना, नो मैम। ठीक है। अब मैं ग्रुप को थोड़ा सा मजे मजे में इन द सेंस की थोड़ा सा डिटेल में कराते हुए जाना चाहती हूँ। एंड ग्रुप के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा अपना, लाइक सिंगल एंटिटी का फॉर्मेट है ये, मतलब वो हमारा वो एरिया अब रहता है जो कि हमारा 30-40 मार्क्स में कवर हो सकता है। तो ये एरिया हम कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट करते करते, जैसे ही कंसोलिडेशन की सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी, साथ की साथ ही मैं पहले पास्ट पेपर का क्वेश्चन पिक करूंगी, एंड देन फिर हम आगे कुछ मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन या कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे। मतलब मैं कंसोलिडेशन का क्वेश्चन साथ साथ कवर करना चाहती हूँ। फाइन। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अब हम मिलते हैं कल।